hypothesis or de Broglie equation. In 1924, de Broglie, a French scientist, okay, he referred. In 1924, a French scientist proposed that matter, like radiation, also exhibit dual nature. Okay, also you know that dual nature exists as we have studied the particle nature by Einstein mass energy relationship. What Einstein said to us, write this point, write this point. What Einstein said to us, E is equal to mc square, where m is the mass of the particle and c is the velocity of light. So energy is equal to what na, mc square. Again, Max Planck told about the energy of photon, which is a wave nature. Wave nature में क्या बताया गया ना, E is equal to h nu or E is equal to hc by lambda. We have solved many problems from these equations. Okay, so the both are energy terms. When we calculate electrons energy, we can equate these energy terms. हम ये दोनों energy term E1 और E2 को equate कर सकते हैं. लिखते जाओ, इक्वेशन 1 लिखो, इक्वेशन 2 लिखो. ये है पार्टिकल नेचर पहला वाला. ऋषिकेश समझो, यहाँ पर देखो पार्टिकल नेचर क्या होता है जहां पर मास यूज होता है, वेव नेचर क्या होता है जहां पर फ्रीक्वेंसी यूज किया जाता है. समझ रहे हो? यस सर. बी अटेंटिव, समझो ये पार्टिकल नेचर होता है जहां पर आप मास और वेलोसिटी की बात करते हो, पर वेव नेचर वो होता है जहां पर आप फ्रीक्वेंसी की बात करते हो, वेवलेंथ की बात करते हो. लैम्डा क्या है? वेवलेंथ है, हाँ कि नहीं? ये न्यू क्या है? न्यू वेलोसिटी नहीं है, न्यू फ्रीक्वेंसी है. समझ रहे हो? तो जैसे कि आपको पता है कि सर बताओ, लैम्डा का वैल्यू क्या होता है? लैम्डा का वैल्यू ऐसे कुछ नहीं होता, जो क्वेश्चन के हिसाब से आपको दिया जाएगा 200 नैनोमीटर 400 नैनोमीटर मीटर में होगा. समझ रहे हो? लेंथ के यूनिट में लैम्डा होगा, तो ये एक वेव लेंथ है और आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा. हर वेव का डिफरेंट लैम्डा होता है. यस सर. तो जब हम दोनों एनर्जी को इक्वेट करेंगे क्या आ जाएगा ना, mc स्क्वायर इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा और mc स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू. देन हमें लैम्डा निकालना है, हमें डी ब्रोगलाई वेवलेंथ निकालना है. ये जो लैम्डा है इसको बोलते हैं हम डी ब्रोगलाई वेवलेंथ. ये जो लैम्डा यहाँ पर हमने निकाला, जो कि वेव नेचर और पार्टिकल नेचर का मिक्स है. तो हमने कहाँ पर पार्टिकल नेचर और वेव नेचर को मिक्स किया? यहाँ पर 1 और 2 को हमने मिक्स कर दिया. तो यहाँ पर निकला mc स्क्वायर इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा और वेयर लैम्डा इज इक्वल टू h बाई mc. तो यहाँ पर h बाई एम सी को आप अगर c को रिप्लेस करते हो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन v से, ये न्यू नहीं है, ये v है, v इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो अगर आप c को v से रिप्लेस करते हो, बिकॉज हम इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ निकालने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, तो आपका बनेगा E इज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू एच सी बाई एच बाई एम भी. और आपको पता है, आपने फिजिक्स में जो फोर्स वगैरह पढ़ा है, न्यूटन्स लॉ, ये चैप्टर पढ़ लिया नहीं पढ़ा? बताओ. मैकेनिक्स पढ़ लिया फिजिक्स में? नो सर. ओके, तो मैं बताता हूं. देखो, मोमेंटम एक टर्म होता है जो होता है मास इनटू वेलोसिटी. ओके, p इज इक्वल टू एम भी, ये तो स्कूल में भी था, हाँ कि नहीं? और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ एम भी स्क्वायर. ये तो आपको स्कूल में भी पढ़ाया गया होगा ना? नहीं पढ़ाया गया है? पढ़ाया गया होगा भाई, हमने तो पढ़ा था अपने स्कूल में. तो देखते हैं. यस सर. हाँ, पढ़ाया गया है. तो यहाँ पर आप P से रिप्लेस कर सकते हो, और P और Ke के बीच में एक रिलेशन निकलता है. आप लिख सकते हो P इज इक्वल टू 2mke, के फॉर काइनेटिक एनर्जी. ये डेरिवेशन आपको फिजिक्स सर करवाएंगे जब वो ये टॉपिक पढ़ाएंगे. मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी वाला टॉपिक आपका 5th टॉपिक है, 4th 5th टॉपिक में ये पढ़ा देंगे आपको. तो आप यहाँ तक लिख के, यहाँ पर सारे, आप एक ध्यान दो, जब भी आप एक इक्वेशन लिखोगे वहां पर सारे टर्म्स का नाम लिखोगे. वेर h फॉर क्या होता है? प्लैंक्स कांस्टेंट. आप खुद के कॉपी में सारे टर्म्स का नाम लिखोगे. p फॉर मोमेंटम, k फॉर काइनेटिक एनर्जी एंड em फॉर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ कि नहीं? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके, तो वेरी नाइस. तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ डी ब्रोगलाई इक्वेशन. यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ डी ब्रोगलाई इक्वेशन. जब हम चार्ज और पोटेंशियल के टर्म में इस डी ब्रोगलाई इक्वेशन को लिखेंगे, जब हम चार्ज और पोटेंशियल के टर्म में इस डी ब्रोगलाई इक्वेशन को लिखेंगे, वहां पर कुछ डिफरेंट थिंग आएगा. देखते हैं. देखिए, जब हम चार्ज और पोटेंशियल के टर्म में इसी डी ब्रोगलाई इक्वेशन को लिखते हैं, तो यहाँ पर आ जाता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू Q इंटू वी, वेयर Q फॉर क्या होता है ना? चार्ज.
ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है बेटा, कौन बता सकता है? और V फॉर पोटेंशियल। पोटेंशियल किस में मेजर किया जाता है? वोल्ट्स में। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है बताओ, बताओ भाई, कितने बार बताऊंगा आपको? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 यूनिट तो बता दो, कूलम। ओके, तो यहाँ पर बताओ, बताओ बेटा बताओ क्या हुआ? यू कैन आस्क बेटा, क्या हुआ? तो चलो देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ डी ब्रोगलाई रिलेशनशिप। डी ब्रोगलाई रिलेशनशिप में हमें सिग्निफिकेंस, एक क्या बड़ा सिग्निफिकेंस मिला ना, वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। ये एक बड़ा सिग्निफिकेंस मिला, बिकॉज अगर आपका मास जितना बड़ा होगा वहां पर वेवलेंथ आना उतना मुश्किल होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मास जितना छोटा होगा वहां पर वेवलेंथ उतना बड़ा होगा, वो इतना अच्छा वेव नेचर दिखाएगा। जहां पर बड़े बड़े पार्टिकल है वो वेव नेचर नहीं दिखाते हैं। क्यों नहीं दिखाते? बिकॉज मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता तो हम लोग वेव नेचर दिखाते और इलेक्ट्रॉन वेव नेचर नहीं दिखा पाता। पर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए छोटे जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब दिखाते हैं वेव नेचर, पर हम नहीं दिखा पाते। हम होते हैं माक्रोस्कोपिक पार्टिकल, इनके आगे बहुत बड़े हैं हम। समझ रहे हो? हम हो या फिर एक बस हो, एक बड़ा सा पत्थर हो, एक पहाड़ हो, ये सब नहीं दिखा पाते वेव नेचर। बट वेव नेचर कौन दिखाता है ना, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन, जितने भी हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स पढ़े, यहाँ तक एटॉम तक, ये भी सब लोग दिखा सकते हैं अपना वेव नेचर। समझ रहे हो? यही है अपना। इसका मतलब मास, सर इसका मतलब मास जितना कमेगा वेवलेंथ तो उतना बढ़ेगा। हाँ, वही वही तो हमने डी ब्रोगली वेवलेंथ से, डी ब्रोगली इक्वेशन से समझा। आपको इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन देखो ना, E इज सर इक्वल टू एच बाई एम भी, और h बाई पी, यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है? लैम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m, हाँ कि नहीं? यस सर। तो यही रिलेशन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हमें सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स में भी वेव नेचर दिखाई देता है, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल वेव नेचर नहीं दिखाते हैं। आपको कोई पूछेगा एक 50 किलो का पत्थर वेव नेचर दिखाएगा? नहीं दिखाएगा। अगर एक 0.000000005 ग्राम का पत्थर आपको दिया गया तो वो वेव नेचर दिखा सकता है जब आप उसको हाई स्पीड में घुमाओगे। समझ रहे हो? बहुत बढ़िया। तो आगे चलते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल, सब कर पाओगे? कॉपी निकालो और करना शुरू करो। ओके, लाइट का इशू है तो मेरा वीडियो आपको देखने की कोई जरूरत नहीं है, आप कॉपी में प्रॉब्लम करो। ये प्रॉब्लम अटेम्प्ट करो जल्दी, तो छोटा सा प्रॉब्लम है, जल्दी से अटेम्प्ट करो। 2.10 What would be the wavelength of a soft ball of mass 100 gram traveling with a velocity 35 मीटर पर सेकंड? नॉर्मली एक ही फॉर्मूला है आपके पास, लैम्बडा इज इक्वल टू h बाई एम भी, और सब आपके पास है, आप पर्टिकुलर यूनिट में इसे डाल दे। h फॉर प्लैंक्स कांस्टेंट, और प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है ना, 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। तो बाकी सब आपको पता है, आपको गिवन है 100 ग्राम्स का एक पार्टिकल सॉफ्ट बॉल, तो उसको आप केजी में कन्वर्ट कर दीजिए और वेलोसिटी डाल दीजिए, आपको गिवन है मीटर पर सेकंड में, उसको कुछ चेंज करना नहीं है हमें, तो आपको मिल जाएगा हमारा वेवलेंथ मीटर में। वेवलेंथ मीटर में, देखिए समझ आ रहा है सबको या किसी को समझ नहीं आया? नीतीश? अगर सर अगर यहाँ पर जो ग्राम में हम लिखते तो गलत कैसे निकलता? गलत मतलब कैसे केजी में निकलता? कन्वर्ट देखो, क्यों करे यहाँ पर? हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, जूल, जूल जो होता है एनर्जी, एनर्जी कैसे बनता है? एनर्जी का कैसे बनता है बताओ? एम भी स्क्वायर। यस ठीक सर। है, यहाँ पर एक हाफ मास हाफ होगा, एम बी स्क्वायर। यहाँ पर एक मास होगा, तो जूल के अंदर जो मास है वो एक केजी में है। अगर आप नीचे ग्राम डालोगे तो ग्राम से केजी क्या कटेगा? नहीं कटेगा, तो आपको केजी केजी नो डालना सर, होगा। नो सर। ऊपर भी केजी यस है, सर। अगर जूल के अंदर मेरे पास केजी है, तो मैं अगर एक नीचे केजी वाला एक टर्म लाऊं तो ही ये दोनों टर्म कटेंगे और हमें आखिर में एक मीटर मिलेगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? मैं आपको इसे डायमेंशनली यस सर। समझाता हूँ, व्हाइट बोर्ड ऑन करके अभी दिखाता हूँ, आप समझ पाओगे। समझ गए या डायमेंशनली समझाऊं व्हाइट बोर्ड ऑन करके? समझा दीजिए। ओके बेटे, देखो, लैम्बडा इज इक्वल टू, व्हाइट बोर्ड विजिबल हो रहा है? यस सर।
लैम्डा इज इक्वल टू h बाई एम वी। तो h पर हमें क्या बताया गया ना, जूल सेकंड में h का यूनिट आया। हाँ, उसका वैल्यू मैं नहीं बताऊंगा, वैल्यू तो आपको पता है, आप निकाल सकते हो खुद। m मास आप किस में डालने वाले हो, केजी या फिर ग्राम में, केजी में। मास या फिर यस केजी या सर। फिर ग्राम में। ओके, यही तो क्वेश्चन है यहाँ पर। और वेलोसिटी का यस यूनिट सर, क्या होता है बताओ, मीटर पर सेकंड इनवर्स। मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ पर ये जो जूल है ना, वो एक एनर्जी है, और एनर्जी काइनेटिक एनर्जी हो या फिर पोटेंशियल एनर्जी हो, उनका यूनिट तो सेम रहेगा ना, एनर्जी का यूनिट, तो वो है यस हाफ सर। एम वी स्क्वायर। तो एम पर आपको केजी मिल जाएगा और वी पर वेलोसिटी। मतलब हम हमेशा हमेशा मास केजी में ही लेंगे, मतलब ग्राम में दिया होगा तो केजी में कन्वर्ट करेंगे। हमेशा नहीं, हमें सिचुएशन देखना होगा, जहां पर जूल यूनिट है वहां पर आप कन्वर्ट कर सकते हो। अगर किलो जूल दिया हो, किलो जूल को आप पहले जूल में कन्वर्ट करोगे, फिर उसके बाद कंप्लीट करोगे प्रोसेस। ओके, ऐसा ही कुछ होता है। आप सिचुएशन अगर आप 10-20 प्रॉब्लम लगा लेते हो ना, उसके बाद ये दिक्कत नहीं आएगा। देखो यहाँ पर एनर्जी का यूनिट आ गया। ओके, यस सर। ऊपर एनर्जी का यूनिट आ गया, तो मैं जूल के जगह ये एनर्जी का यूनिट डाल देता हूँ, केजी इंटू मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड टू द पावर -2। हाँ कि नहीं, और पहले से और एक सेकंड है हमें मल्टीप्लाई होके, ये वाला सेकंड देखो, ये वाला सेकंड है कि नहीं, तो इसको भी मैंने यहाँ पर लिख लिया। नीचे आप बोल रहे हो ग्राम लेंगे, तो ग्राम लेंगे तो ग्राम से ग्राम कटेगा ही नहीं, केजी से ग्राम कटेगा ही नहीं, तो नीचे में केजी लूंगा और ऊपर लूंगा, यस सर। यहाँ पर मीटर और सेकंड है। तो हमें फाइनल रिजल्ट चाहिए वेवलेंथ का यूनिट। वेवलेंथ का यूनिट क्या है आपको अभी पता नहीं है, वो लेंथ है आपको भी पता नहीं है, तो आप पहले केजी केजी काटोगे, और यहाँ पर 1 मीटर है, ऊपर 2 मीटर है, तो ये 2 कट जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये जो सेकंड इनवर्स है, ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सेकंड टू द पावर +2 सेकंड ये हो स्क्वायर। जाएगा, सेकंड स्क्वायर यस हो सर, जाएगा। सेकंड स्क्वायर। तो ये दोनों क्या यस हो सर। जाएंगे, कट जाएंगे। कैंसल हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ मीटर बचा, जो कि एक वेवलेंथ का यूनिट है। तो आपने अगर फिजिक्स के सर के यूनिट डायमेंशन का क्लास किया होगा, तो ये सब वहां पर आपको अच्छे से पढ़ाया गया होगा। तो आप जैसे न्यू कमर हैं, तो आपको मैं सब चीज समझाने की कोशिश करूंगा, जहां पर रह जाए तो मुझे फोन में डाउट पूछ लेना, व्हाट्सएप में भेज सकते हो या फिर कॉल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, यस सर। चलो अपना स्क्रीन हम फिर से शेयर करते हैं। यहाँ पर खत्म होता है अपना डी ब्रोगली का फंडा। अब हम पढ़ेंगे हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो हाइजेनबर्ग भी एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया क्या ना, जो इम्पॉसिबल होता है हमें डिटरमाइन करना एक साथ इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम और वेलोसिटी, मोमेंटम और वेलोसिटी को एक साथ डिटरमिन करना, मोमेंटम और पोजीशन को एक साथ डिटरमिन करना इलेक्ट्रॉन का, इम्पॉसिबल होता है। वो पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली, थियोरिटिकली तो आप पेपर में कुछ भी लिख सकते हो, बट वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। विच वाज एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ बोर्स थ्योरी। बोर ने बताया कि भाई नहीं पॉसिबल है दोनों, पर हाइजेनबर्ग के हिसाब से वो पॉसिबल नहीं हुआ। उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और वो फाइनल कंक्लूजन में ये पहुंचे कि जो डेलेक्स है, ये डेलेक्स क्या होता है ना, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन पोजीशन, एक्स फॉर पोजीशन है, चेंज इन पोजीशन या फिर अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। और ये डेल पी क्या होता है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, लिखते जाओ, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज इक्वल टू और ग्रेटर देन इज इक्वल टू h/4 h/4 where आप h/2 को लिख सकते हो h कट, where आप h/2 को लिख सकते हो h कट, तो h/4 को आप फाइनली लिख सकते हो h कट बाई 2। तो ये वाले जो पहले लाइन को, ये वाले जो पहले लाइन को अच्छे से अपने कॉपी में लिख के बॉक्स बना दीजिए। ओके, फिर दूसरे लाइन में क्या किया गया है ना, मोमेंटम आपको पता है p इक्वल टू एम भी, तो मास तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, मास तो कभी चेंज नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन का मास 9.31 इंटू 10⁻31 kg हमेशा के लिए रहेगा। ओके, तो अगर मास चेंज नहीं हो रहा है तो चेंज कौन होगा ना सर, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी चेंज होगा, क्योंकि ना वो घूम रहा है और वेलोसिटी जो वेक्टर क्वांटिटी, तो उसका डायरेक्शन चेंज होता होगा और इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी हर जगह चेंज होता होगा। हाँ कि नहीं भाई। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम मास को इस तरफ डिवाइड कर लेते हैं लेके, तो ये क्या बन जाएगा, डेल एक्स इंटू डेल एम डेल वी इज इक्वल टू और इज इक्वल टू ग्रेटर देन h/4 पाई।
तो यहाँ पर आपको देखो ये जो तीनों का प्रोडक्ट है ना, कैन बी ग्रेटर देन एच बाई और इक्वल टू, बट नेवर बी स्मॉल। ये स्मॉल कभी नहीं होता एच बाई फोर पाई से। सर ये एच बाई फोर पाई क्या है, इसका इतना सिग्निफिकेंस क्यों है? ये जो एच कट है ना, ये क्वांटम में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करता है, और एच कट का वैल्यू है एच बाई टू पाई, और एच का वैल्यू क्या होता है ना, प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, और प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू आपको पता है कितना है, 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 34 जूल सेकेंड। ओके, विद दिस चैट में क्या भेज रहे हो? गिरिजा, व्हाट हैपेंड टू यू? बांति लागुची? हाँ टिके हजम कर दे, और कौन करिया, जा डाउट थी मत पचार दबो। ओके, व्हेन एक्स मेड एन स्मॉल इंक्रीज, तो डेल एक्स इंटू डेल पी क्या हो जाएगा ना, वो इक्वल टू तो नहीं होगा, बट वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा एच बाई फोर पाई के साथ, वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा एच बाई फोर पाई के साथ। सिमिलरली अगर आप एनर्जी और टाइम के टर्म में लिखो, अब अरे सब फॉर्मूले लिखते जाओ, ये एग्जाम में क्वेश्चन में यूज होगा, सब फॉर्मूले लिखते जाओ। अगर आप एनर्जी और टाइम के टर्म में लिखते हो तो डेल ई इंटू डेल टी, डेल ई इंटू डेल टी is equal to greater than h by 4 pi। ओके, वेरी नाइस। तो यहां तक कंप्लीट कर दीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिखाएंगे और इसके बाद ये टॉपिक हम खत्म करेंगे। क्वेश्चन आप खुद प्रैक्टिस करना, सारे क्वेश्चंस खुद आप प्रैक्टिस करना, और जो भी डाउट्स हो मुझे पूछना, और अगले क्लास में ये सारे क्वेश्चन के मैं आपको आंसर दूंगा, डिस्कस करूंगा आपके साथ, फिर आगे चलेंगे। तो आप ये तीनों सिग्निफिकेंस पॉइंट आज खत्म करेंगे। आज के लिए बहुत लंबा हो रहा है क्लास, आप लोग तो इतना बैठते नहीं हो कभी, तो आज बैठ जाओ आराम से। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल फॉर ऑल इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ इनडिटरमिनेंसी, मतलब हम यहाँ पर दोनों चीजों को डिटरमाइन कर सकते नहीं। कौन है ना, पहला है पोजीशन, दूसरा है मोमेंटम, एक ही एग्जैक्ट टाइम में। ओके, तो यहाँ पर ये क्या बताता है ना, दिस इज इम्पोर्टेंट इम्प्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल दैट दिस रूल आउट एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट ट्राजेक्टोरी और पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और पाथ के ट्राजेक्टोरी की बात हम नहीं कर रहे हैं, हमें सिर्फ देखना है क्या ना, जो इलेक्ट्रॉन का पोजीशन है और मोमेंटम है वो सेम नहीं होंगे किसी भी एग्जैक्ट टाइम ऑफ पॉइंट में। अगर आप बोलोगे t इज इक्वल टू 1 सेकेंड में, तो इलेक्ट्रॉन का जो पोजीशन और मोमेंटम टू डिफरेंट थिंग होंगे। और देखिए, द इफेक्ट ऑफ दिस प्रिंसिपल इज सिग्निफिकेंट ओनली फॉर द मोशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। अभी मैंने बताया कि माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए ही ये थ्योरी काम करेगा, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट के लिए नहीं करेगा, समझ रहे हो? अभी मैंने डिस्कस किया। फिर ये वाला पार्ट देखिए, पर माइक्रोस्कोपिक के लिए ये सिग्निफिकेंट फिगर आ जाता है, इसलिए ये यूजफुल नहीं होता, और माइक्रोस्कोपिक पार्ट के लिए इनसिग्निफिकेंट है और इसलिए ये यूज हो सकता है। तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके खुद लिख सकते हो बाद में, कोई बात नहीं, पहले समझ जाओ कॉन्सेप्ट। ओके, आई अलाउ एवरीथिंग, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट एंड राइट आफ्टरवर्ड्स, बट पहले आपको कॉन्सेप्ट समझना है। अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझते हो तो बाद में जितना रगड़ोगे कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए, फाइनली तीसरे सिग्निफिकेंस पॉइंट में, यहाँ पर लिमिटेशन हम कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, सिग्निफिकेंस पॉइंट्स पढ़ रहे हैं, जो कि इसका प्लस पॉइंट्स है या फिर मेरिट्स हैं। तो इन व्यू ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, बोर मॉडल बिकम्स एग्जैक्टली रॉन्ग, पूरा गलत बन रहा है भाई बोर मॉडल, because it is not possible to know the exact position and momentum of moving electron, which is implied in Bohr model। बोर मॉडल में हमने L is equal to mvr डाल दिया था, याद है आपको? L is equal to mvr डाल दिया था, जहां पर r था उसका रेडियस जो कि पोजीशन को सूचाता है, और v था वेलोसिटी। ऐसे कैसे होगा भाई, एक टाइम में पोजीशन और वेलोसिटी रेडियस हमें नहीं पता चल सकता है। तो ये एक बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट था बोर मॉडल में, जो कि यहाँ पर हमें हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल में सुधार मिला। ओके, so instead of possible only one state, we can predict probability of particle locating the particle, मतलब position, locating the particle मतलब position, और या फिर हम उसका वेलोसिटी बता सकते हैं, ये पार्टिकल कितना जोर में जा रहा है उसका वेलोसिटी हम बता सकते हैं। एक टाइम में एक ही चीज कर सकते हैं, दोनों चीज नहीं कर सकते, तो ये दिमाग में डाल दीजिए। रीजन्स फॉर लिमिटेशन ऑफ बोर मॉडल देखो, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, बोर मॉडल कंसीडर ओनली पार्टिकल नेचर। तो बोर मॉडल जो इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर है उसको कंसीडर नहीं किया, मतलब H इज इक्वल टू E इज इक्वल टू एच न्यू वाला जो फॉर्मूला उन्होंने ये कंसीडर नहीं किया, वो सिर्फ नॉर्मल E इज इक्वल टू mc स्क्वायर में
चले गए, वो सिर्फ आइंस्टाइन थ्योरी देख के चले गए, पर प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को वो भूल गए, इसीलिए बोर्स का सब कुछ डिस्कार्ड हो गया। सब कुछ नहीं, बहुत सारे पॉइंट्स बोर ने सही दिए, पर ये जो आखिरी वाले कंक्लूजन पॉइंट्स थे वो बहुत सारे गलत हो गए, इसीलिए हमें आगे बढ़ना पड़ा किसी दूसरे मॉडल की तरफ। तो आज हम पूरा आखिरी तक पहुंच चुके हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल्स की तरफ। ये क्वेश्चन आप थोड़ा अटेम्प्ट कीजिए। यहाँ पर दूसरा पॉइंट देखिए, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिबिट इन ए फिक्स्ड ऑर्बिट एज टोल्ड बाय बोर, बिकॉज डेफिनेट ऑर्बिट नहीं हो सकते, इलेक्ट्रॉन हमेशा मूव करते हैं हमारे एटॉम्स के अंदर, तो डेफिनेट ऑर्बिट असाइन हम नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव करते रहेंगे। ये एग्जांपल देखिए, आपको पूरा सिंपल एग्जांपल है, पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर, पूरा सिंपल फॉर्मूला है, देखिए पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर पूरा सिंपल है, और ये दूसरा वाला भी पूरा सिंपल है, पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर। यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है, इफ द अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम आर इक्वल, तो आपको क्या बोला गया है ना, डेल एक्स इज इक्वल टू डेल पी, डेल एक्स इज इक्वल टू डेल पी आपको गिवन है डाटा। फिर वन व्हाट वुड बी द अनसर्टेनिटी ऑफ मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी, तो आपको निकालना है भाई डेल भी, तो पहले आप डेल एक्स इज इक्वल टू डेल पी करके एक्स स्क्वायर का वैल्यू आप निकाल सकते हो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एच बाई फोर पाई, और एक्स इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ एच बाई फोर पाई, और यहाँ पर पी का वैल्यू भी उतना होगा, तो पी इज इक्वल टू एम भी आपको पता है, पी इज इक्वल टू डेल एम भी आपको पता है, जो कि आ गया हाफ इंटू एच बाई पाई, बिकॉज 4 को अगर आप निकाल देते हो तो 4 का रूट ओवर क्या आता है, 2 आता है। अरे समझ आया कि नहीं समझ आया? फिर m को उस साइड ले लो, तो ये हो जाएगा हाफ सॉरी 1/2m इंटू एच बाई पाई, 1/2m इंटू एच बाई पाई, वेरी इजी। और ये वाला क्वेश्चन तो पूरा इजी है, मतलब इजी का इजी है, आपको एरर अगर थोड़ा सा भी फिजिक्स सर ने पढ़ाया होगा तो ये हो जाएगा। तो यहाँ तक आप होमवर्क कंप्लीट करो, ये एक्सरसाइज अच्छे से कंप्लीट करो, और मिलते हैं संडे को, शायद संडे या फिर कल मिल सकते हैं, देखते हैं, मैं ग्रुप में अनाउंस करूंगा। आप पहले ये सब अच्छे से कंप्लीट करो, और जो भी डाउट्स है मुझे पूछो, आप कुछ भी डाउट, ज़्यादा बच्चे नहीं पूछते, कुछ 2-4 बच्चे पूछते रहते हैं, बाकी 2-3 बच्चे पूछते हैं, बाकी सब तो कुछ नहीं पूछते, तो थोड़ा करो और डाउट्स पूछते रहो। ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। रुको 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 जरा,